हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप फॉर बेटर फ्यूचर। आज हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 की चर्चा करेंगे, जो 18 जून 2024 को हुआ था। ऑफलाइन पेपर था। वो ऑफलाइन पेपर आपके सामने है। जो 51 से क्वेश्चन होता है पेपर 2 का, 1 से लेकर 50 तक पेपर 1 का क्वेश्चन होता है, और पेपर 2 का क्वेश्चन 51 से स्टार्ट होता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, इतिहास स्वयं की चेतना के तर्क का विकास है तथा संवैधानिक विधान सम्मत राज्य इतिहास की परिणति है। उपयुक्त कथन किसका है? हिस्ट्री इज द ग्रोथ ऑफ रीजन टू कॉन्शियसनेस ऑफ इटसेल्फ एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव स्टेट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्ट्री। तो ये कथन स्टेटमेंट है फ्रेडरिक हीगेल का। ऑप्शन ए सही है, फ्रेडरिक हीगेल। ठीक है, फ्रेडरिक हीगेल ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है, हु डिस्क्राइब द डेमोक्रेसी एज द tyranny ऑफ द मेजोरिटी। किसने लोकतंत्र को बहुमत के अत्याचार के रूप में वर्णित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलेक्सिस डी टॉकविले। ऑप्शन नंबर 3, एलेक्सिस डी टॉकविले ने डेमोक्रेसी को द tyranny ऑफ द मेजोरिटी के रूप में डिफाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, मार्क्सवादियों का मत है कि समाज के अभिलाक्षणिक गुण हैं। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट होल्ड दैट सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो इसका हम ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो ऑप्शन इसका सेकंड नंबर सही है। ठीक है ना, जिसमें है क्या, ए यानी वर्ग संघर्ष, क्लास कन्फ्लिक्ट। ऑप्शन नंबर ए है वर्ग संघर्ष यानी क्लास कन्फ्लिक्ट, ये सही है। फिर इसके बाद है ऑप्शन सी यानी असामध्य संघर्ष यानी कि इररिकॉन्सिलिएबल कन्फ्लिक्ट। फिर उसके बाद है धनी और निर्धन के बीच विभाजन। ठीक है ना, डिवीजन बिटवीन द रिच एंड द पुअर। फिर इसके बाद है धनी वर्ग का प्रभुत्व यानी डोमिनेशन बाय द रिच क्लास। ये ऑप्शन मार्क्सिस्ट सोसाइटी के लिए है उसके अकॉर्डिंग। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो वो है कि निम्नलिखित स्थानीय सरकार संबंधी समितियों और आयोगों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है ना, इसके कालक्रम में बताना है, इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन सेकेंड है। तो सबसे पहले क्या आया था, काराधन जांच आयोग आया था सबसे पहले। फिर उसके बाद ग्रामीण नगरीय समिति आया था। उसके बाद ग्रामीण नगरीय समिति आया था। फिर उसके बाद जो है नगर निगम कर्मचारियों की सेवा शर्तों संबंधी समिति आई थी। फिर उसके बाद नगर निगम प्रशासन में बजटीय सुधार संबंधी समिति आई थी। और सबसे लास्ट में राष्ट्रीय नगरीकरण आयोग, नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन आया था। तो जो ये दिया हुआ है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वो उल्टा करके दिया हुआ है नीचे से। इसको हम लोग करेक्ट कर देंगे तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, EDCBA। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो यह मैच द फॉलोइंग है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और उसका क्या सब्जेक्ट रहा है किस चीज़ को लेकर के वो। तो यहाँ इंग्लिश वाले देख सकते हैं, फिर हम हिंदी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हाँ, तो क्या रहा है देखिए, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का क्या विषय था। ठीक है ना, तो ये इसका मैचिंग किया हुआ है कि 92वां संविधान संशोधन 2003 जो है किससे संबंधित है, 8वीं अनुसूची में बोडो डोगरी मैथिली संताली को जोड़ना, 4 भाषाओं को जोड़ा गया था 8 शेड्यूल में 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में।
ठीक है ना। फिर है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009, इसका विषय है अनुच्छेद 344 का संशोधन ओबीसी आयोग को लेकर। ऑप्शन नंबर 3 के तरफ हम लोग चलेंगे तो वो है 76वां संविधान संशोधन 1994। तो ये जो है हमारा वो 9वीं अनुसूची में 257A प्रविष्ट से संबंधित है, ठीक है ना। उसके बाद आता है 72वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जो कि अनुच्छेद 332 खंड 3B को जोड़ा गया। अनुच्छेद 332 में खंड 3B को जोड़ा गया 72वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वो है कि पंचायती राज संस्था से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है, जो पंचायती राज से रिलेटेड कमेटी है। तो देखिए, पंचायतों और सहकारी समितियों का कार्य समूह, यह जो है 1961 में किया गया था गठन इसका। पंचायती फर्स्ट ऑप्शन जो है पंचायतों और सहकारी समितियों का कार्य समूह 1961 में, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हैं लिख दिया गया है। फिर है न्याय पंचायतों की अध्ययन टीम, ये भी 1961 में गठन किया गया था। फिर है पंचायती राज परिवर्तन समिति, ऑप्शन सी में कमेटी ऑन पंचायती राज इलेक्शन, ये 1965 में। ऑप्शन डी है पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्रों की समिति, ये 1966 में। ऑप्शन ई है सामुदायिक विकास और पंचायती राज समिति, कमेटी ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ये 1976 में। तो ये क्या देखने को हमको मिल रहा है कि ये ऑलरेडी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा हुआ ही है, ठीक है ना। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा सही, जो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ABCDE। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। इसमें कह रहा है कि इंडिया इज इमर्जिंग एज ए ग्रेट पावर ड्यू टू इट्स, भारत निम्नलिखित के कारण महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, उसके क्या क्या कारण हैं। तो यहाँ देखना है ग्रोइंग एज इकोनॉमिक पावर, ठीक है ना। आर्थिक शक्ति उदयमान, ये भी सही है। फिर सेकेंड है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, ये भी सही है। सी में है मिलिट्री कैपेसिटीज़ बढ़ रहा है, ये भी सही है। डी में है इंक्रीजिंग कन्फ्लिक्ट विथ नेबर, नहीं, अपने पड़ोसियों के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं बढ़ाया जा रहा है भाई, वो बढ़ जाएगा तो फिर हम उसी में उलझे रह जाएंगे। ऑप्शन कन्फ्लिक्ट मतलब पड़ोसी देशों के साथ बढ़ रहे संघर्ष, विवाद, लफड़ा। ऑप्शन ई है डिक्रीजिंग सॉफ्ट पावर, नरम राष्ट्र को छीन करना, सॉफ्ट पावर को डिक्रीज किया जा रहा है, ये भी क्या गलत है। तो ऑप्शन डी और ई छोड़ करके ABC सही हो जाएगा हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, कह रहा है कौटिल्य एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। इसके लिए हम लोग कौटिल्य के अनुसार राज्य के तत्वों में क्या क्या शामिल है उसकी चर्चा करना है। तो देखिए, राजा तो शामिल है ही, ठीक है ना। स्टेट एलिमेंट्स ऑफ स्टेट में राज्य के तत्व में जो कौटिल्य दिया था, राजा तो शामिल है ही। फिर इसके बाद पार्षद, मंत्री और अन्य उच्च अधिकारी भी हैं। फिर उसके बाद राज्य क्षेत्र तो होना ही चाहिए बिल्कुल, और किलेबंद, नगर, राजकोष, मित्र राष्ट्र ये भी है, लेकिन शत्रु नहीं है इसमें, ठीक है ना। ये है, ये चारों है ABCD, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे 59, ठीक है ना। तो इसमें भी कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग फॉर्मेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिकरणों को उनके गठन के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करना। इसका गठन कब कब किया गया था। तो देखिए फ्रेंड, इसको याद कर सकते हैं आप लोग, ये काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है इसमें आजकल। तो सबसे पहले गोदावरी जल अधिकरण है,
सबसे पहले इसमें क्या है, गोदावरी जल विवाद अधिकरण दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट में गोदावरी जल विवाद अधिकरण। फिर उसके बाद जो है सेकेंड नंबर में, ये एक में हो गया, सेकेंड में रावी और ब्यास जल विवाद अभिकरण हुआ था, ठीक है। उसके बाद थर्ड में कावेरी जल विवाद अधिकरण, ये थर्ड में हुआ था। फोर्थ में महादयी जल विवाद अधिकरण, ये फोर्थ में हुआ था। और फिफ्थ में महानदी जल विवाद, ये सबसे लेटेस्ट है, महानदी जल विवाद, ठीक है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, जो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4। अगले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन है मेरा कि सूचना का अधिकार RTI निम्नलिखित के कारण लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण का साधन है। कौन सा इसको डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ देता है। इसको बड़े शांत दिमाग से कॉमन सेंस यूज करके इसको बना सकते थे, कुछ ज़्यादा इसमें ये नहीं था, ठीक है ना। तो इसमें तो एक खुलापन है ही, ओपननेस है ही, ठीक है ना। ये फिर इसे गोपनीय अक्षुण्ण रखना, नहीं हर चीज़ में कुछ मैटर है जो रखा जाता है, लेकिन मैक्सिमम को बताना पड़ता है, तो ये तो होगा नहीं। सीड में पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ही RTI को लाया गया था, ये तो सही है। नौकरशाही की लाल फीताशाही, ये भी नहीं है। और जवाबदेही इससे बढ़ेगी, ये सही है, यानी कि A, C और E, ये ऑप्शन 3 में है, सही हो जाएगा। ये RTI के कारण है, जो लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव नामक पुस्तक की रचना की। द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव रिटन बाय चेस्टर बर्नार्ड, ऑप्शन नंबर A, द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव रिटन बाय चेस्टर बर्नार्ड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। देखिए, फैक्चुअल क्वेश्चन है कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन केम इनटू बिगिन, यानी सार्क जो है कब अस्तित्व में आया। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985 में सार्क इसका हेडक्वार्टर का है, काठमांडू में है। और ये इसमें 1967 टिक कर लिया है, तो वो आसियान का होगा डेट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर कि डैग हैमरजोल्ड संयुक्त राष्ट्र के महासचिव किस वर्ष नियुक्त हुए थे। तो देखिए, डैग हैमरजोल्ड जो है वो सेकेंड नंबर के UN महासचिव रहे हैं, सेक्रेटरी रहे हैं, ठीक है ना। तो इनका टेन्योर है 1953 से 61 तक। फर्स्ट जो रहे हैं वो 1946 से 52 तक, और ये 53 से लेकर के 61 तक रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 कब नियुक्त होंगे, जब उनका टेन्योर जो है स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो हम सब जानते हैं कि फर्स्ट CJI हीरालाल J कानिया थे। तो जो HJ कानिया यहाँ हमको ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये तो पता चल गया कि सबसे पहले A ही होगा। तो यहाँ C दिया हुआ है, ये होगा नहीं। यहाँ D दिया हुआ है, ये होगा नहीं, ठीक है ना। और उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 में जो है यहाँ भी BDCA ही दिया हुआ है, तो ये भी होगा नहीं। आप लोग इसको देख सकते हैं, यहाँ BDCA दिया हुआ है, ये भी होगा नहीं। तो हम एक ही से इससे पकड़ सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं। देख लीजिए, फर्स्ट हीरालाल J कानिया, और उसके बाद जो है PN भगवती, रंगनाथ मिश्रा, मदन मोहन पंछी और SH कपाड़िया, ये इसका यहाँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा। तो हम एक ही ऑप्शन से पकड़ सकते थे। यहाँ आगे बढ़ेंगे। सिक्सटी 65 नंबर क्वेश्चन में जो कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग लोकसभा स्पीकर इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर।
लोकसभा अध्यक्षों का कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है क्या क्या लिया हुआ है, के.एस. हेगड़े, हुकुम सिंह, डॉक्टर गुरुदयाल सिंह ढिल्लन, नीलम संजीव रेड्डी, रवि रे। तो यहाँ ऑप्शन से हम लोग चलेंगे। ऑप्शन इसका राइट है बी डी सी, ऑप्शन नंबर 3। यानी सबसे पहले जो है यहाँ यदि उसमें हुकुम सिंह है, लेकिन यहाँ पहले है क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि सबसे पहले लोकसभा प्रथम अध्यक्ष यही हो जाएंगे, नहीं, प्रथम तो जीवी मावलंकर है। लेकिन यहाँ जो 5 ठो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ पे हुकुम सिंह है, फिर दूसरे नंबर पे यहाँ नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे, फिर तीसरे नंबर पर डॉक्टर गुरुदयाल सिंह ढिल्लन हो जाएंगे, चौथे नंबर पर के.एस. हेगड़े हो जाएंगे और 5वें नंबर पर रवि रे हो जाएंगे। ठीक है, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 3 सही होगा। यानी देख लीजिए लोकसभा स्पीकर का भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा है। क्रोनोलॉजिकल का तो भरमार लगा दिया था आपके एग्ज़ाम में, मतलब ये पूरा प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर। देखिए फिर अभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ही आया है कि राज्यसभा में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के आवंटन को उच्चतम से निम्नतम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है ना, जो भी स्टेट है उसको, स्टेट को राज्यसभा में जो सीट है, ठीक है, राज्यसभा में सीट के आवंटन के उच्चतम से निम्नतम, यानी किस स्टेट का हाईएस्ट राज्यसभा में सीट है उसको पहले रखना है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लाना है। ठीक है, लोएस्ट ऑर्डर यहाँ लिखा हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग चलना है। सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट यहाँ पर महाराष्ट्र का हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट पूछेगा तो वो तो मतलब उत्तर प्रदेश होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन में तो उत्तर प्रदेश है नहीं। यहाँ के अकॉर्डिंग चलना है ऑप्शन के हिसाब से, तो यहाँ महाराष्ट्र होगा, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल होगा, नहीं सॉरी पश्चिम बंगाल नहीं होगा, महाराष्ट्र के बाद जो है तमिलनाडु होगा, तमिलनाडु होगा, तीसरे नंबर पर यहाँ बंगाल होगा, पश्चिम बंगाल, फिर चौथे पर मध्य प्रदेश होगा और 5वें नंबर पर उड़ीसा हो जाएगा यहाँ पे। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर था ये राज्यसभा सीट का। 67 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी आधे राज्यों में विपक्ष में से पराजित हुई थी। तो ये 1967 का इलेक्शन है। ठीक है ना, इसी समय पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और इसमें कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से इसका लॉस हुआ था, काफ़ी सीटें हार गई थी। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, सभी प्रकार के नस्लीय विभेद को दूर करने संबंधी अभिसमय कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किस वर्ष अनुमोदित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969। ठीक है ना, ये कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाज अप्रूव्ड इन 1969। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो ये 69 नंबर क्वेश्चन है और ये तो बहुत आता है फ्रेंड क्वेश्चन। ह्यूमन राइट कन्वेंशन है, उसका ईयर ये हूबहू क्वेश्चन आ जाता है, हमेशा आते रहता है, इसको आप लोग पूरा रट लीजिएगा। इसका है ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ठीक है ना, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। चलिए पहले इंग्लिश में इंग्लिश के ही देख लेते हैं। ए जो है डिक्लेरेशन ऑफ टॉर्चर, डिक्लेरेशन ऑन टॉर्चर 1975 में। ठीक है ना, उसके बाद कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज, तो ये हुआ था 1954 में। फिर है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वोमेन, तो ये है 1981 में। फिर है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ये है 1990s में। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। डिक्लेरेशन ऑन टॉर्चर 1975 में, कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी
1954 में कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन 1981 में कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड 1990s में। चलिए हिंदी मीडियम वाले देख सकते हैं यहाँ पे बात वही है, ठीक है ना। यातना संबंधी घोषणा कब हुआ था? तो 1975 में, ठीक है। शरणार्थियों की अवस्थिति स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी संबंधी अभिसमय कब हुआ था? तो ये 1954 में। फिर है महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के विरोधों को दूर करने संबंधी अभिसमय, ये कब हुआ था? तो 1981 में, 1981 में। अगला है बाल अधिकार अभिसमय, ये कब हुआ था? तो 1990 में, ठीक है। ये ऐसे ही हुबहू आता है, इसको रट सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। चलिए देख लीजिए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस सेटअप कब हुआ था? सूरत स्प्लिट कब हुआ था? तो सूरत विभाजन तो 1907 में हुआ था। सेटिंग ऑफ श्री नारायण धर्म परिणमन इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन कब हुआ था? ठीक है ना, उसका फेडरेशन इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस फॉर्मिंग। तो देखिए यहाँ हम सबसे पहले मिला सकते हैं कि सूरत स्प्लिट, सूरत विभाजन तो पता चल ही गया कि 1907 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद AITUC का गठन लगभग 1920। यहाँ चलिए देखिए राइट ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चलेंगे तो आ जाते हैं हिंदी वाले पे। इसका राइट ऑप्शन 3 है। सबसे पहले हो जाएगा श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना, यानी 1907 से भी पहले इसका हुआ था ये, ठीक है। उसके बाद सूरत विभाजन हुआ था। फिर उसके बाद AITUC अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस का गठन हुआ। फिर उसके बाद भारतीय मजदूर यूनियन परिसंघ का गठन हुआ, 4 नंबर पर आ जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का गठन, ये यहाँ पे हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन प्रोमोट, वैश्वीकरण किस किस चीज़ को प्रोत्साहित करता है? तो चलिए देखिए, बाजार अर्थव्यवस्था मार्केट इकोनॉमी को तो करता ही है, ठीक है ना। बाजार अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण प्रोत्साहित करता ही है। फिर उसके बाद पूंजी प्रवाह करता है। फिर उसके बाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी होती है। पूंजी का समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये इसमें नहीं होता है, ठीक है ना। और बहु संस्कृति व संस्कृतियों का आदान प्रदान ये हो जाता है, मल्टीकल्चरलिज्म, ये सही है। तो इस हिसाब से ABCE ऑप्शन नंबर 4 सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो 72 क्वेश्चन नंबर है, हु रोड द बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट किसने लिखा था, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन सेकंड सही है, पीटर ड्रकर ने। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अरेंज द फॉलोइंग आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज इंसर्टेड बाय डिफरेंट कंसिस्ट अमेंडमेंट। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों को विभिन्न संवैधानिक संशोधन द्वारा अंतः स्थापन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 में आया, ठीक है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये तो नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, ये 2015 में हुआ। फिर है पहली अनुसूची में लद्दाख की प्रविष्टि, ये 2019 में लद्दाख को अथी किया गया जब जम्मू कश्मीर को तोड़ करके बनाया गया। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, CAEBD। तो ये उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों को सहभागिता का अधिकार, ये सबसे पहले आएगा। फिर है शिक्षा का अधिकार। फिर है उसके बाद सहकारी समितियाँ। 3 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 2015 में हुआ था।
फिर पहली अनुसूची में लद्दाख की प्रविष्टि 2019 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलेंगे तो कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए निम्नलिखित कानूनों का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए आइए यहाँ देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी सबसे पहले आंध्र राज्य अधिनियम 1953 के तहत बना, ठीक है। उसके बाद बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का निर्माण हुआ, ठीक है ना, इससे। फिर उसके बाद अरुणाचल अधिनियम, ये लगभग 1985 के आसपास, कंफर्म नहीं हूँ मैं, देख लीजिए 1985 के आसपास है। फिर उसके बाद जो है एक मिनट, ACDEV आंध्र राज्य अधिनियम, उसके बाद है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, ठीक है। उसके बाद बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 में, अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम लगभग 1985 के आसपास, कंफर्म नहीं है, देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में। ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। मैच द फॉलोइंग इंटरनेशनल इवेंट को मिलान करना है, तो देखिए यहाँ इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग चला, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत नेता कब बने, तो वो है 1985 में, ठीक है। फिर है अफ़गानिस्तान पर सोवियत हमला कब हुआ, तो ये 1979 में। अगला है क्यूबा मिसाइल संकट, तो ये कब हुआ, 1962 में। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में। फिर है हंगरी पर सोवियत हमला 1956 में, ठीक है। तो ये इसका मैचिंग रहा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित आयोग परिषद को उनके गठन के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। देखिए फ्रेंड, इसमें हम लोग देखेंगे कि माल एवं सेवा कर GST काउंसिल, तो ये तो सब जानता है, ठीक है ना। 2017 में 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ, ठीक है ना। उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग 1993 में, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ये 93, 94, 95 के आसपास ही है, अल्पसंख्यक आयोग भी। उसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2009 में, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को। तो इस हिसाब से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर, BCDEA। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ पे है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। सबसे पहले कोंकणी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ठीक है। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, फिर उसके बाद है पांडिचेरी अधिनियम, उसके बाद आएगा उड़ीसा नाम परिवर्तन, ठीक है ना, और लास्ट में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। यहाँ पे पुनर्गठन अधिनियम 1953 देख लीजिएगा आप लोग, इसका कंफर्म किया, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ हम लोग चलेंगे। तो 78 है कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर ऑफ सीट अलॉटेड टू द स्टेट इन लोकसभा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे सजाना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे बिहार में लोकसभा सीट कितना है, 40 है, ठीक है।
पश्चिम बंगाल में कितना है? 43 है, 43। महाराष्ट्र में कितना है? तो महाराष्ट्र में इससे तो बिहार और बंगाल से ज़्यादा ही है, एक अनुमान जो है, तो 40 और 43 से ज़्यादा ही होगा। तो ये ABC, ठीक है ना, ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर का क्रम है ही। तो देख लेंगे हम लोग यहाँ पे ABC, कर्नाटक और उड़ीसा का मान लीजिए याद नहीं भी है तब भी हो जाएगा यहाँ ये ABC से ऑप्शन नंबर 3 सही। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन में अप्रोच दिया है और इसका प्रपोजर कौन है? अभिगम और प्रस्तावक। चलिए देखते हैं। संगठनों का मानवीय संबंध उपागम, तो ये ह्यूमन रिलेशन थ्योरी किसने दिया था? एल्टन मैयो ने दिया था। ए का 4 हो जाएगा, इसी से पकड़ सकते हैं आप लोग, बस ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। देख लीजिए, बुद्ध व्यक्तिगत बाउंडेड रेशनैलिटी, ये हर्बर्ट शेमोन ने दिया था। फिर है अंशदान संतुलित संतुलन, ये चेस्टर बर्नार्ड ने दिया था। फिर है आत्मसिद्धि, ये अब्राहम मैस्लो ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित के द्वारा व्यक्तिगत आज़ादी सुनिश्चित करता है? किस किस के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअल फ्रीडम को इंश्योर करता है? तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ABCD, यानी सरकार की शक्ति को सीमित करना, ये भी सही है। लिमिटिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट, सही है। शक्ति एवं अधिकार के विभेद द्वारा राज्य और व्यक्तियों के बीच संबंध निर्धारित करना, ये भी सही है। सिविल अधिकार और स्वतंत्रता को परिभाषित करना, बिल्कुल सही। लोगों के मौलिक अधिकार को मान्यता प्रदान करना, बिल्कुल सही। अधिकारों की पर्दायगी की गारंटी नहीं है, ऐसा नहीं है, ये गलत है, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में थोड़ा हम लोग फास्ट चलेंगे, ठीक है, पूरा 100 क्वेश्चन है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। हु रोड द बुक ए प्ली ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, किसने लिखा? तो देखिए, ये जयप्रकाश नारायण ने लिखा था, शायद इनका थीसिस भी यही था, ए प्ली फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। किसने लिखा? जयप्रकाश नारायण ने। फिर आते हैं समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड किस भाग में है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, DPSP में है, आर्टिकल 44, 44 नंबर अनुच्छेद। क्वेश्चन 83 में आते हैं, हु रोड द बुक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, ये तो सब कोई जानते हैं, VD सावरकर हैं। अगला क्वेश्चन है 84, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने निम्नलिखित में से किस राजनेता को गूंगी गुड़िया कहा था? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि गूंगी गुड़िया की उपाधि मैंने इंदिरा गांधी को दिया गया था, ठीक है ना। राम मनोहर लोहिया ने इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा था। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, बुक एंड ऑथर को लेकर के मैचिंग करना है। तो चलिए यहाँ हम लोग इसको देख लेते हैं। इसके ऑप्शन से चलेंगे हम लोग, तो ऑप्शन नंबर 4 है, आइए इसमें आ ही जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। तो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी किसने लिखा? ग्रिफिथ्स डेनियल ई ने लिखा था, ठीक है ना। उसके बाद बिहेवियर अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसने लिखा? रॉबर्ट प्रेस्थूस ने लिखा था, रॉबर्ट प्रेस्थूस ने लिखा। फिर है इमर्जिंग सिंथेसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये कीथ एम हैंडरसन ने लिखा, कीथ एम हैंडरसन ने लिखा। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसने लिखा? RJS बेकर ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि नरेगा वाज इम्प्लीमेंटेड इन, तो ये 2016 में, ठीक है ना। इसी को आगे चल के मनरेगा कर दिया गया, इसमें महात्मा गांधी जोड़ दिया गया। क्वेश्चन नंबर 87 है, थिंकर और बुक्स का मैचिंग करना है। तो चलिए देखते हैं इसको। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, किट मिलेट की बुक। तो यहाँ देखिए, सेक्सुअल पॉलिटिक्स जो है वह
केट मिलेट ने लिखा। सेक्सुअल पॉलिटिक्स किसने लिखा? केट मिलेट ने लिखा। फिर है द सेकेंड सेक्स किसने लिखा? सिमोन डी बिहेवियर ने लिखा था। सेकेंड सेक्स सिमोन डी बिहेवियर ने लिखा था। फिर है द फीमेल ऑन्च, द फीमेल ऑन्च लिखा था किसने? जर्मन ग्रीर ने लिखा था। और जेंडर ट्रबल किसने लिखा था? तो ये जूडिथ बटलर ने लिखा था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, तो वो है 88 नंबर। निम्नलिखित में से किसने कहा कि संसदीय सरकार सीमित सरकार है? अपने समिति कक्ष में कांग्रेस एट वर्क है। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट किसका है वो बताना है। तो ये स्टेटमेंट है वुड्रो विल्सन का। अमेरिका के पार्लियामेंट कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है ये। ठीक है ना, वुड्रो विल्सन इसका राइट आंसर है। फिर है यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना है। तो देखिए सबसे पहले तो राजेंद्र प्रसाद थे जो यहाँ है नहीं। उसके बाद एस राधाकृष्णन बने सेकंड प्रेसिडेंट, तो यहाँ दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन सेकंड नंबर पे हैं। और ये सब तो बने ही हैं, लेकिन इसी दो से हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी यहाँ दिया हुआ है सी डी ए, यानी कि ये ऑलरेडी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। एस राधाकृष्णन, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर नीलम संजीव रेड्डी, आर वेंकटरमन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 90 है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आवंटित सीटों की संख्या के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है ना, ये जो राज्य दिया हुआ है उसमें अनुसूचित जाति सीटों की संख्या लोकसभा चुनाव के लिए कितना है उसके डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से करना है। तो देखिए इसमें कॉमन सेंस लगा सकते थे हम लोग कि मध्य प्रदेश में जो है शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ सीट भी ज़्यादा होगा उसकी जनसंख्या के हिसाब से। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उड़ीसा हो जाएगा। उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा 3 नंबर पे। फिर राजस्थान हो जाएगा 4 नंबर पे। और मेघालय हो जाएगा 5 नंबर पे। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये लीडर है और उनका स्लोगन है, तो चलिए देखते हैं। गरीबी हटाओ यह नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया। भूदान किसने? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था। फिर जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने। और एकात्म मानववाद यानी कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो है दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था। ऑप्शन नंबर सेकेंड इस हिसाब से सही हो जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग। 92 नंबर क्वेश्चन है, द क्लासिकल मर्केंटिलिस्ट स्ट्रेटजी एम टू बिल्ड ए स्टेट। शास्त्रीय वाणिज्यिक कार्यनीति का लक्ष्य राज्यों को निम्नलिखित से संपन्न बनाना था। किससे संपन्न बनाना था? तो वो है संपत्ति से था ही। ठीक है, संपत्ति से, फिर उसके बाद जो है शक्ति से, फिर इसके बाद प्रतिष्ठा से। ठीक है ना, और इसमें जो है अधिकतम निर्यात यानी मैक्सिमाइज एक्सपोर्ट, ये सही है। ठीक है ना, और आयात को बढ़ाने या निर्यात को कम करना ये गलत है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ए बी सी डी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 93 नंबर क्वेश्चन में ऑथर एंड बुक है, तो आ जाइए यहाँ पे ये वाले में। इसमें है कि पॉलिटिकल लिबरलिज्म किसने लिखा था? तो ये हो जाएगा जॉन रॉल्स ने पॉलिटिकल लिबरलिज्म लिखा। ठीक है, उसके बाद है ऑन ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेंस, तो ये हो जाएगा जॉन लॉक। उसके बाद है ऑन रेवोल्यूशन, तो ऑन रेवोल्यूशन हन्ना आरेंट ने लिखा था। और प्लेटो का द लॉज तो है ही। ठीक, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अरेंज द फॉलोइंग चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वित्त आयोग के अध्यक्षों को विपरीत कालानुक्रम में लगाइए। देखिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था ये कि यहाँ पे रिवर्स क्रोनोलॉजिकल पूछ दिया था और मैक्सिमम स्टूडेंट सीधा उसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है वो लगा के चले जाए, तो इस पे ध्यान देना है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक, यानी रिवर्स यानी लेटेस्ट जो है वो NK सिंह है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। और YB चौहान जो है ये 14वें नंबर पर थे और ये 15वें नंबर पर हैं। ठीक है ना, तो हम लोग को लेटेस्ट से पुराना की तरफ जाना है। ठीक, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है एक देख लीजिए इसके आंसर के हिसाब से क्या है। चलिए NK सिंह आ जाएगा, फिर उसके बाद है K संथानम। ठीक है, फिर है AM खुसरो, फिर है उसके बाद महावीर त्यागी और YB चौहान। सॉरी, ये YB चौहान थे 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, लेकिन यहाँ YB चौहान दे दिया है। ठीक है ना, ये YB चौहान है, होंगे कोई नहीं, हम तो नहीं पढ़े थे इसके बारे में भाई। तो ऑप्शन 1 इसका सही है। आगे बढ़ेंगे। थ्योरी एंड प्रोपाउंडर है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ, तो चलिए देख लेते हैं। ए नंबर साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है, साइंटिफिक मैनेजमेंट वैज्ञानिक प्रबंधन जो है वो किसने दिया था? फ्रेडरिक W टेलर ने, FW टेलर ने। उसके बाद लिंकिंग पिंग मॉडल ये दिया था रेनिस लिकार्ड ने। फिर है नौकरशाही का अलगाव एलिनेशन और ब्यूरोक्रेसी ये दिया था किसने? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, उसके बाद 9 लोक प्रशासन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ये ड्वाइट, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है 9 लोक प्रशासन ये ड्वाइट वाल्डो ने दिया था। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 सही है। इससे भी हम लोग पकड़ सकते थे कि 9 लोक प्रशासन ड्वाइट वाल्डो है, जिससे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। ये वाला तो होगा नहीं, इधर वाला। क्वेश्चन नंबर 96 है, उदारवाद निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? उदारवाद से संबंधित कौन है? रिलेटेड टू लिबरलिज्म। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे औद्योगिकृत पश्चिम की विचारधारा आइडियोलॉजी ऑफ इंडस्ट्रियलाइज वेस्ट ये लिबरलिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, ये तो है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो है हस्तक्षेप के गुणों की वकालत ये भी है। उदयमान औद्योगिक शक्तियों की आकांक्षाओं को परिलक्षित करना ये भी है। ठीक है, उसके बाद उदारवाद और साम्यवाद निकट से संबंध है ये नहीं है। और लॉक उदारवाद का प्रमुख जॉन लॉक था, द फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है, ये सही है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 97 है, कंसीडर द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू ऑक्यूपाई ऑफिस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। भारत के उपराष्ट्रपतियों को पद संभालने के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए उपराष्ट्रपति के है ये। ठीक है ना, तो सबसे पहले GS पाठक हो जाएंगे, फिर उसके बाद BD जत्ती होंगे, फिर उसके बाद M हिदायतुल्ला, फिर KR नारायण और BS शेखावत। ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, यानी जो दिया है उसका उल्टा में कर देना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस वर्ष प्रारंभ की थी? आसान क्वेश्चन है, 1930 में। अगला क्वेश्चन है, हु रोड द बुक एविंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन? तो ये मैरी वॉलस्टोन क्राफ्ट ने लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 100 नंबर क्वेश्चन की तरफ। फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बोरो फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की विशेषता और वह विशेषता किस देश के संविधान से लिया गया है उसको मैचिंग करना है। तो देखिए फंडामेंटल राइट जो है वह कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। चलिए आइए, फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक
आयरलैंड के संविधान से आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इमरजेंसी पावर तो ये जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ यूएसएसआर का, रसिया का। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 101 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 101 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति देता है। ठीक है ना, ऑर्डिनेंस का पावर तो ये 213 है। ठीक है, यहाँ गवर्नर का पूछा जा रहा है तो 213, अगर प्रेसिडेंट का पूछा जाता तो 123 हो जाता। क्वेश्चन नंबर 102 है, हु रेड द बुक ओरिजिन ऑफ टोटालिटेरियनिज्म। ठीक है ना, ये किसने लिखा, तो हन्ना आरेंट ने लिखा था द ओरिजिन ऑफ टोटालिटेरियनिज्म। चलिए आगे चलेंगे हम लोग 103 नंबर क्वेश्चन में। अरेंज द फॉलोइंग केस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए इस केस को हम लोग को क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है। इसको आप लोग देख सकते हैं। देखिए एसआर बोमई केस दिया हुआ है, तो एसआर बोमई केस जो है ये तो 1994 का है। एसआई बोमई वर्सेस 1994 का है ये। ठीक है, फिर लेटेस्ट है ये। फिर उसके बाद है मिनर्वा मिल्स, तो मिनर्वा मिल्स जो है ये 1980 का है। मिनर्वा मिल्स 1980 का है। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तो ये गोलकनाथ स्टेट ऑफ पंजाब ये जो है 67 का है। ठीक है, उसके बाद इंदिरा सहनी केस जो है ये 1992 का है। 1992 का है। केशवानंद भारती जो है 1973 है। ठीक है ना, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। चलिए देखिए, तो इसको आप सजाइएगा तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर इसका हो जाएगा, DEBCA। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 104 पे। पॉलिटिकल इवेंट एंड ईयर है, राजनीतिक घटनाएं कब कब हुई थी। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। नंबूदरी-पात सरकार की बर्खास्तगी कब हुआ था, तो 1959 में। फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ, तो ये 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था। फिर है MM पुंछी आयोग रिपोर्ट कब आया, तो वो है 2010 में। फिर उसके बाद सरकारिया आयोग कब है, तो 87 से 88, इससे भी पकड़ सकते थे सरकारिया आयोग से, तो ये 87 से 88 में है। आगे हम लोग चलेंगे 105 नंबर क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एक्सपेंसियोनेट नेशनलिज्म। विस्तारवादी राष्ट्रवाद के संदर्भ में कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे है क्या, आक्रामक होना विस्तारवादी में सही है। सैन्यवादी ये भी सही है। शांति प्रिय तो इसका बात ही नहीं करेगा विस्तारवादी। फिर उसके बाद विस्तारवादी तो होगा ही, सहिष्णु होगा ही नहीं। तो ABD इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे हम लोग चलेंगे 106 नंबर क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है ये कि राज्य के सप्तांग संस्थान के आधार तत्व के प्रतिपादक कौन है। तो सप्तांग राज्य सिद्धांत जो है वह कौटिल्य ने दिया था। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद है कि विश्व व्यापार संगठन में भारत कब शामिल हुआ। ठीक है, तो देखिए विश्व व्यापार संगठन में भारत कब शामिल हुआ, तो ये जब इसका गैट जो है WTO का जब रूप ले लिया तो उसी समय हुआ 1 जनवरी 1995 को। विश्व व्यापार संगठन में 1 जनवरी 1995 को भारत शामिल हुआ। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो वो है कि 108 नंबर, हार्थून प्रयोगों ने एक गतिविधि का पथ प्रशस्त किया जिसे निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो वो है प्रबंधन संबंधी मानवीय उपागम।
यानी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टू मैनेजमेंट। इसका आर्थोन प्रयोग ने एक गतिविधि का पथ प्रशस्त किया जिसे प्रबंधन संबंधी मानवीय उपागम कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखिए यहाँ सुनील अरोड़ा जो है वो तो लेटेस्ट है, अभी एस.वाई. कुरैशी भी रह चुके हैं, टी.एन. सेशन तो सबसे फेमस रहे हैं, जे.एम. लिंगदो, वी.एस. संपत भी रहे हैं। तो इसी से हम पकड़ सकते हैं कि सुनील अरोड़ा जो लेटेस्ट है वो सबसे लास्ट में आएंगे। तो देखिए सबसे लास्ट में ऑप्शन यहाँ सी है, डी है, ए है, ई है। तो इसी से हम लोगों को पता चल जाएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो लेटेस्ट है वो सबसे बाद में आएंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे बढ़ेंगे 110 नंबर। इमैनुअल वालरस्टीन के अनुसार पूंजीवादी विश्व व्यवस्था में शामिल है। इमैनुअल वालरस्टीन के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में क्या क्या शामिल है? तो वह है धुरी, संकेंद्र यानी कि धुरी, संकेंद्र, कोर, उसके बाद है परिधि, उसके बाद है अर्ध परिधि। बाकी ये केवल निर्धन राष्ट्र नहीं है, अर्ध संकेंद्र द्वीप समूह ये भी नहीं है। तो ये याद रखना है कि इमैनुअल वालरस्टीन के अनुसार पूंजीवादी विश्व व्यवस्था में धुरी शामिल है, कोर, परिधि शामिल है, अर्ध परिधि शामिल है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बी सी डी। आगे बढ़ेंगे 111 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो ये है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग व्यू नेशनलिज्म एज कल्चर आर्टिफैक्ट ऑफ ए पार्टिकुलर काइंड डिफाइनिंग द नेशन एज ए इमेजिन कम्युनिटी। इमेजिन कम्युनिटी की जो है कल्पित समुदाय के रूप में राष्ट्र को परिभाषित करते हुए राष्ट्रवाद को विशेष प्रकार की सांस्कृतिक कलाकृति माना किसने? तो ये हो जाएगा बेनेडिक्ट एंडरसन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेनेडिक्ट एंडरसन। इससे भी पता लगा सकते हैं कि इमेजिन कम्युनिटी के हिसाब से, ठीक है ना, बेनेडिक्ट एंडरसन होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा राजनीतिक नेता और उससे संबंधित राजनीतिक दल। तो देखिए ज्योति बसु जो है वो CPIM के संस्थापक सदस्यों में से रह चुके हैं। फिर उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ की स्थापना की, ठीक। तो इसी से देख लीजिए ए का 3 ऑप्शन नंबर 3 में है, बी का 1 भी है, सी का 2। राजा दिनेश सिंह जो है वो कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। भगत सिंह कोश्यारी ये बीजेपी के हैं, पहले महाराष्ट्र के ये राज्यपाल थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें राजनीतिक अर्थव्यवस्था से संबंधित है, ठीक है ना। तो देख लीजिए एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशन ये भी सही है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था से संबंधित है। उसके बाद डेविड रिकार्डो के प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद कार्ल मार्क्स का इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ये भी है। J.S. मिल का प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ये भी है। मार्गेंथो का पॉलिटिक्स अमंग नेशन तो ये नहीं है, ठीक है ना, ये गलत है। बाकी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 114। म्यूनिख समझौता कब हुआ था? इजी क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा 1938 में। म्यूनिख समझौता कब हुआ था? 1938 में म्यूनिख समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन 115 है कि वित्त आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? फाइनेंस कमीशन अनुच्छेद 280, आर्टिकल 280 में। ऑप्शन 3 इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री ने लाहौर स्थित मीनारे पाकिस्तान की यात्रा की थी? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी है, ठीक है ना। पाकिस्तान के साथ इनका डिप्लोमेसी था, ठीक है ना। बस से गए थे और लाहौर स्थित मीनारे पाकिस्तान की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है कि जापान ने मंचूरिया पर किस वर्ष हमला किया था? तो इसका राइट आंसर है 1931 में। जापान ने मंचूरिया पर 1931 में हमला किया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और उससे संबंधित स्टेट। तो यहाँ देखिए कर्पूरी ठाकुर जो है जिनको अभी भारत रत्न मिला है वो बिहार स्टेट से संबंधित है। बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री।
तो इसी एक ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते थे, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये वाला होगा। तो देख लीजिए, बाकी मिलान कर देते हैं। राम नरेश यादव, ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। फिर है रविशंकर शुक्ला, ये मध्य प्रदेश के रह चुके हैं। और लास्ट में है प्रेम कुमार धूमल, ये हिमाचल प्रदेश के रह चुके हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। मिनोब्रुक फर्स्ट सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो इजी क्वेश्चन है। 1968 में फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुआ था, सेकेंड 88 में हुआ था और थर्ड 2008 में हुआ था। 120 नंबर क्वेश्चन है कि मोटे तौर पर लोकतंत्र शब्द का क्या तात्पर्य है? आइए देखते हैं। मोटे तौर पर लोकतंत्र विशेषाधिकार और पदानुक्रम पर आधारित समाज। देखिए, लोकतंत्र में विशेषाधिकार नहीं होता है, ये गलत हो गया। समान अवसर व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित लोगों द्वारा संचालित प्रणाली सही है। बहुमत शासन के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली सही है। वोट के लिए प्रतिस्पर्धी संघर्ष के माध्यम से सार्वजनिक कार्यालयों को भरने का एक साधन, ये भी सही है। उसके बाद सरकार की एक प्रणाली जो राजनीतिक जीवन में उनकी भागीदारी की परवाह किए बिना लोगों के हितों की पूर्ति करती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन था, आप यूज करके बता सकते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक में हर्बर्ट मार्क्यूज ने उन्नत औद्योगिक समाजों के उपयोगितावादी लक्षण को उजागर किया जो आतंक और खुली क्रूरता पर नहीं बल्कि आवश्यकताओं के व्यापक छल योजन द्वारा नियंत्रण के प्रयास की उनकी अभिक्षमता पर आधारित थे, जिसे आधुनिक प्रौद्योगिकी ने संभव बनाया? तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा वन डायमेंशनल मैन। इस बुक की चर्चा है। वन डायमेंशनल मैन में हर्बर्ट मार्क्यूज ने उन्नत औद्योगिक समाज के उपयोगितावादी लक्षण को उजागर किया। ठीक है, जिसे आधुनिक प्रौद्योगिकी ने संभव बनाया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे कि हु रोट एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पुस्तक किसने लिखा है? तो अल्बर्ट बी डिक्के ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ चलेंगे। ये है बुक एंड ऑथर का। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन, ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने लिखा था। ठीक है, उसके बाद इसी से एलिमिनेट कर सकते हैं। ये सब होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये हो गया बी का 4। ठीक है, तो देखिए और सबका भी मिलान कर देते हैं। द फ्रेमिंग ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ए स्टडी, बी शिवा राव। क्या हो जाएगा? बी शिवा राव ने। और उसके बाद है द ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया, ये हो जाएगा वीपी मेनन ने। ठीक है, उसके बाद है कश्मीर ए स्टडी इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, ये शिशिर के गुप्ता हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ईयर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी डेड इन कश्मीर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु किस वर्ष कश्मीर में हुई थी? ये क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, हालांकि ये तो पूछने वाला नहीं था। ये सब लग रहा है रेलवे एसएससी का क्वेश्चन है। 1951 में इनकी मृत्यु जम्मू कश्मीर में हुई थी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, ये भी काफ़ी मुझे मतलब इसमें कुछ गड़बड़ लगा हमको। ठीक है ना, लेकिन देख लीजिएगा आप लोग ईयर मेंशन करके, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी इसमें 2 बार बने हैं, पता नहीं फर्स्ट वाला लिया है या सेकेंड वाला लिया है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125 में इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे पहले वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है ना। उसके बाद जो है चंद्रशेखर, ठीक है। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी और एचटी देवगौड़ा यहाँ लास्ट में आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 126 में हम लोग चलेंगे कि स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध संबोधन किस शहर में दिया
तो इसका आयोजन ही किया गया था शिकागो में, तो वहीं पर न देंगे। क्वेश्चन नंबर 127 है कि बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा वाज रिमूव्ड फ्रॉम 9th शेड्यूल। ठीक है ना, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मीसा एक्ट को 9वीं अनुसूची से हटाया गया? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 44वां अधिनियम 1978, 44 अमेंडमेंट 1978 में इसी एक्ट से रिलेटेड जो है मीसा इसका नाम रखा गया था। तो लालू यादव अपनी बेटी के नाम मीसा भारती रखा हुआ है। ठीक है ना, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 128 नंबर क्वेश्चन है, अधिकारों पर बहुत अधिक बल दिया गया है और दायित्वों पर बहुत कम जोर दिया गया है। यदि दायित्वों का निर्वहन दृढ़तापूर्वक किया गया होता तो अधिकार स्वमेव ही उनसे निरसित होता। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जॉन मेनर्ड किन्स ने पूंजीवादी अर्थशास्त्र की आलोचना की, क्यों की? उसके कारण बताना है कि जॉन मेनर्ड किन्स ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की आलोचना क्यों की। तो वो है इसके कारण वर्ष 1930 के दशक में आर्थिक मंदी आई, सही है। उसके बाद बेरोजगारी में वृद्धि हुई, ये भी सही है। बाजार ताकतों ने मजदूरी घटाई, ये भी सही है। माल एवं सेवाओं के लिए मांग में कमी है, ये भी सही है। इससे सर्वत्र समृद्धि और प्रसन्नता का प्रादुर्भाव हुआ, नहीं भाई ये गलत है। तो ई को छोड़ करके बाकी सभी सही है। ABCD ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका आंसर। आगे हम लोग चलेंगे 130 नंबर क्वेश्चन में, वो है कि संगठनात्मक जीवन के पहलू से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक मैन हू मैनेज लेखक कौन है? मैन हू मैनेज के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है मेलविले डॉल्टन। मैन हू मैनेज पुस्तक के लेखक मेलविले डॉल्टन है। आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 131 में, केनिची ओएम का सीमा विहीन विश्व यानी आइडिया ऑफ ए बॉर्डरलेस वर्ल्ड का विचार निम्नलिखित के संदर्भ में है। किसके किसके संदर्भ में है? तो देखिए ये जो है वैश्वीकरण के संबंध में तो होगा ही सबसे पहला, ये तो एकदम सही है। ठीक है, तो अब सी यहाँ नहीं है, गया, ये नहीं है, ये यानी कि डी और ई में डिसाइड करना है कौन होगा। सर्वाधिकारवाद यानी टोटलिटेरियनिज्म। फिर है विश्व की अंतर संबंधता यानी इंटरकनेक्शन ऑफ वर्ल्ड, तो सर्वाधिकारवाद नहीं होगा, ये सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, केवल सी और ई। आगे हम लोग 132 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। तो देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत गवर्नर राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद पर विचार कीजिए। देखिए, राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद दिया गया है, इसमें कौन सही है वो बताना है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति करता है, सही है। 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिमान, सही है। उसके बाद 176 राज्यपाल द्वारा विशेष अभिभाषण, सही है। 123 राज्यपाल की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति, ये गलत है। 123 जो है ये प्रेसिडेंट को करता है, प्रेसिडेंट को करता है, ना कि गवर्नर को। और गवर्नर के लिए 213 नंबर है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। कहाँ कहाँ डी नहीं है? डी यहाँ नहीं है, डी इसमें भी गलत हो जाएगा, डी इसमें भी गलत हो जाएगा। तो अब बचाइए, ठीक है ना। राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 333 में, ये सही है। डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति राज्यपाल करता है अनुच्छेद 333 के तहत, सही है। अगला क्वेश्चन आएंगे 133 नंबर पे। तो देखिए इसमें मिलान है, संगठन और उसका गठन वर्ष में मिलान करना है। तो देखिए आसियान, ठीक है ना, आसियान की स्थापना 1967 में हुआ, सही है। फिर उसके बाद इसी से पकड़ लेंगे हम, ए का 3 नंबर, ये दोनों होगा नहीं, इसका फर्स्ट होगा नहीं, ये वाला 3rd नंबर हो जाएगा, हो गया। एलिमिनेशन मेथड इसी को बोलते हैं। देखिए बाकी और मिलान देख लेते हैं। यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन जो है वो कब हुआ था? 1993 में हुआ था। फिर अफ्रीकी यूनियन, अफ्रीकी संघ, ये हुआ था
2002 में, ठीक है। फिर है यूरेशियाई आर्थिक समुदाय, ये 2000 ईस्वी में हुआ था। आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 134 में, तो वो है कि पंचायती राज संस्थानों के कार्यक्रम की समीक्षा के लिए जनता पार्टी सरकार द्वारा गठित समिति निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो वो है जनता पार्टी सरकार ने अशोक मेहता समिति का गठन किया था, ठीक है ना, जिसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। 135 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व को केवल मजाक मजाक में ही गढ़ा जा सकता है। जो भी व्यक्ति राज्य की राजनीतिक शक्ति का अभिग्रहण करना चाहता है और उसे बरकरार रखना चाहता है, उसके पास मजबूत सेना होनी चाहिए। ये कथन किसका है? तो ये माओ जेडंग का है, ठीक है ना, चीन के माओ जेडंग का है ये स्टेटमेंट। विश्व केवल मजाक मजाक में ही गढ़ा जा सकता है। जो भी व्यक्ति राज्य की राजनीतिक शक्ति का अभिग्रहण करना चाहता है और उसे बरकरार रखना चाहता है, उसके पास मजबूत सेना होनी चाहिए, माओ जेडंग ने कहा था। फिर ये विकेंद्रीकरण के चौखंबा मॉडल का प्रतिपादन कौन किया था? तो चौखंबा मॉडल से ही पता चलता है कि राम मनोहर लोहिया का है ये कंसेप्ट, ठीक। अगला क्वेश्चन 137 है कि द बुक पॉलिटिकल पार्टीज ए सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ द ओलिगार्किकल टेंडेंसी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी इज रिटन बाय, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट मिशेल। पॉलिटिकल पार्टी ए सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ ओलिगार्किकल टेंडेंसी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक रॉबर्ट मिशेल ने लिखा था। आगे चलेंगे 138 नंबर क्वेश्चन में, हु रोड द बुक एंगेजिंग इंडिया डिप्लोमेसी डेमोक्रेसी एंड द बॉम्ब, किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रॉब टैलबॉट। स्ट्रॉब टैलबॉट ने इंगेजिंग इंडिया डिप्लोमेसी डेमोक्रेसी एंड द बॉम्ब पुस्तक लिखा था। अगले क्वेश्चन में चलेंगे 139 नंबर में कि निम्नलिखित राज्यों को राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या का आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, राज्य की विधानसभा सीटों के हिसाब से लगाना है, तो देख लीजिए यहाँ जो दिया है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम। तो ऐसे भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में है, तो ये 1 नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद ही सब होगा। तो ए नंबर कहाँ है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में है, हो गया। इसी से एलिमिनेट कर लिए ABDC। तो यानी तमिलनाडु दूसरे नंबर पर आएगा, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर आएगा, राजस्थान चौथे नंबर पर आएगा और असम सबसे 5वें लास्टवें नंबर पर आएगा। अगला क्वेश्चन है 140 नंबर, हु लीग सोसाइटी वाज फॉर्म इन 1787 इन ब्रिटेन टू अपोज द स्लेव ट्रेड। दास व्यापार का विरोध करने के लिए ब्रिटेन में वर्ष 1787 में निम्नलिखित में से किस लीग सोसाइटी का गठन किया गया? तो वो है द एबोलिशन सोसाइटी, ठीक, नाम से भी पता कर सकते थे आप लोग, ठीक है ना। तो एबोलिशन सोसाइटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चलेंगे, तो अब आ गया पैसेज में, तो इसको रहने देते हैं, ठीक है ना। जो भी था हमारा 140 तक ही इम्पोर्टेंट था, जिसको हम लोग कर लिए। यहाँ से 10 क्वेश्चन जो है पैसेज कराता है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। ये आपका ऑफलाइन पेपर था और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड और भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम एग्ज़ाम से पहले ज़रूर लाएंगे, इसलिए चैनल के साथ जुड़े, इसको लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।